तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज हमारा टॉपिक है कि एग्ज़ाम से पहले, यानी कि जो 10th बोर्ड एग्ज़ाम्स आ रहे हैं उनमें एग्ज़ाम से पहले ऐसा क्या पढ़े और कैसे पढ़े। मेन हमारा मुद्दा रहेगा कैसे पढ़े। देखिए, क्या पढ़े, सबके पास टॉपिक्स है, ठीक है, पर उनमें से भी किस प्रकार से पढ़ना है उनको हम इस चीज़ पे डिस्कस करेंगे। हमारा मेन मुद्दा यही रहेगा। तो किस प्रकार से हम 80% 10th बोर्ड में गैदर करें, हमारा मेन टॉपिक या मेन टारगेट यही रहेगा। देखिए, आप सभी सोच रहे होंगे कि नहीं, आप 90% से अबाउ क्यों नहीं टारगेट क्यों नहीं बता रहे हो। देखिए, एग्जाम से पहले पढ़ने के बाद आप मैक्सिमम, देखिए, एक इंटेलिजेंट बच्चे की बात अलग है और एक नॉर्मल एवरेज बच्चा 80% किस प्रकार से लाए, हमें सिर्फ उससे ही बात करनी है। तो जैसा कि आप सबको पता है कि आप सबका शेड्यूल आ चुका है कि किस दिन कौन सा एग्जाम है। तो जैसे कि आप सबको पता है 7 मार्च को आपका इंग्लिश का पेपर है, फिर उसके बाद आपको तकरीबन 4 दिन की छुट्टियां हैं। फिर 12 मार्च को आपका हिंदी का पेपर होगा, फिर 16 मार्च को आपके सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस का पेपर होगा, फिर सेम वही 3 दिन का गैप 20 मार्च को आपके साइंस का पेपर होगा, और फिर आपके 22 मार्च को अगर आपके कोई लैंग्वेज है, इस प्रकार का कोई एक्स्ट्रा पेपर है, वो हो सकता है। जिसके भी है, वो नहीं है तो जिससे अगर आपके संसद का एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है तो वो नहीं है, तो नॉर्मल जो रेगुलर स्कूल्स है उनके आपके डायरेक्ट फिर एग्जाम होगा 20 मार्च के बाद 27 मार्च को गणित का पेपर या मैथ्स का पेपर। उसके बाद आपके थर्ड लैंग्वेज होगी संस्कृत। लगभग नॉर्मल गवर्नमेंट स्कूल्स या प्राइवेट स्कूल संस्कृत ही लेती है राजस्थान में, तो संस्कृत का पेपर आपके होगा 30 मार्च को। ठीक है, यहाँ तक आप सबके क्लियर रहा। फिर अगर मैं बात करूँ तो अब हम जब बात कर रहे हैं कि 80% कैसे टारगेट करें या फिर कैसे गैदर करें 10th क्लास में, तो हमें थोड़ा सा डीप इस टॉपिक पे डिस्कस करना पड़ेगा। पर टॉपिक में थोड़ा सा जाने से पहले मोटिवेशन हो जाए। द पेन यू फील टुडे इज द स्ट्रेंथ यू विल फील टुमारो। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि आज जो आप पेन झेल रहे हैं या इस संघर्ष के पल में आप जी रहे हैं, वही संघर्ष का पल आपको बाद में ताकत देगी। जैसे एग्जाम्पल, आप जिम में जब मेहनत करते हैं, बॉडी बनाते हैं, बॉडी में पेन होता है कुछ दिनों तक, फिर उसके बाद आप उसी बॉडी को निहारते हैं मिरर में, क्योंकि वो अच्छी दिख रही होती है। तो उसी के लिए हमें जो पेन आप अभी महसूस करेंगे, वो पेन आपको बाद में राहत देगा। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहला पेपर है आपके इंग्लिश का। ठीक है, अब इंग्लिश की मार्किंग को ऐसी रहेगी कि आपका सेक्शन ए में होगा अनसीन पैसेज 1, अनसीन पैसेज 2। तो अनसीन पैसेज 1 6 मार्क्स का होगा और अनसीन पैसेज 2 आपका लगभग 9 मार्क्स का होगा। ठीक है, फिर आपका सेक्शन बी आता है जो आपका नॉर्मली होता है राइटिंग लेटर, पर्सनल, ऑफिशियल ईमेल। ठीक है, इसमें मेरा ख्याल है आप अपना मेन तैयारी लेटर में करिए। अगर आपको नंबर गैदर करना है सिर्फ, तो ईमेल की तैयारी भी करिए। पर मैं आपको ये बोलूँगा, आप इतने टाइम से 6, 7, 8, 9, ठीक है, आप 4 साल से लिखते आ रहे हो लेटर, तो मेरे ख्याल से अब तक इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है कि आप ईमेल में न जाके, मेरा ख्याल है आप सब लेटर में जाए और अभी सिर्फ एक बार प्रैक्टिस करें। लेटर का फॉर्मेट इजी है। फिर आपको जो मेन जो अंदर जो मटेरियल रहता है वो तो आपको सब चीज़ क्वेश्चन में दी हुई है। आपको मेन चीज़ ये फॉर्मेट, तो फॉर्मेट से आप आराम से 5 मार्क्स ले आएंगे। फिर बात करते हैं स्टोरी राइटिंग। तो स्टोरी राइटिंग के बहुत सारे मेथड होते हैं। देखिए, स्टोरी राइटिंग जो आती है आपके लगभग या तो आपके फिल इन द ब्लैंक्स में आएगी। तो फिल इन द ब्लैंक्स में आप क्या कर सकते हो, उसमें आपको स्टोरी बनानी होगी। ठीक है, तो वो भी इजी रहेगा। फिर शॉर्ट पैराग्राफ, वर्बल, विजुअल, वो भी आप कर सकते हैं, उसका मार्क्स आपको 4 ही रहेगा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं रिपोर्ट एसपी, ये कैसे आएंगे। देखिए, ग्रामर का सेक्शन होता है वो डायरेक्ट आपके किस प्रकार से इंप्लीमेंट कर सकते हो आप, उससे आता है लाइक सेंटेंस फॉर्मेशन या सेंटेंस पहचानो, ये सेंटेंस इनडायरेक्ट है या डायरेक्ट है। ठीक है, तो अगर आपकी स्पीच आएगी तो स्पीच में आपके कन्वर्जन आएगा। मैं मोस्टली आपके आती है कन्वर्जन, यानी कि अगर आपको डायरेक्ट में सेंटेंस दे रखा है तो आपको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है, या फिर इनडायरेक्ट में दे रखा है तो आपको डायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ओके, यहाँ तक चीज क्लियर है। फिर वॉइस की बात करते हैं। वॉइस में लगभग कुछ स्पीच जैसे हाल रहता है। और अब आगे आपका टेक्सचुअल जो बुक है, ठीक है, टेक्सचुअल जो बुक है उन पे आपको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। अब उन पे फोकस करना, तो देखिए सिंपल सी बात है, आपके टेक्स्ट बुक के जो पीछे आपको एक्स्ट्रा किसी और रिफ्रेशर गाइड को फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ किसको फॉलो करना है, टेक्स्ट बुक को। अपनी जो टेक्स्ट बुक है उसको फॉलो कीजिए, उसके पीछे जो क्वेश्चन है बस उनको पढ़िए, आपका काम हो जाएगा। अब रही बात पोइट्री की। अब पोइट्री में मेन आपकी एक स्नो एंड फायर नाम की एक पोइट्री है, उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। द ट्री नाम की एक पोएम है, उसको भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार की 2-3 पोएम है, और भी है 1-2 पोएम ऐसी ही। ठीक है, वैसे तो आपके बहुत सारी पोएम है। फिर टाइगर इन द जू नाम की एक पोएम है, वो भी आप पढ़ लीजिएगा।
ठीक है। तो ये कुछ पोएम है। अब पढ़ने से मतलब नहीं है, इनका आपको मतलब भी पता होना चाहिए, एक्सप्लेनेशन क्या है वो भी पता होना चाहिए। तो आपका देखिए सेक्शन डी ही आपका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट बना रहा है, ठीक है। किस प्रकार से 6 + 14, 6 + 14 20, 20 + 8 28, 28 + 12 40 मार्क्स तो आपके बस इसी में हो रहे हैं। तो अगर आप टेक्स्ट बुक क्वेश्चन को नहीं पढ़ेंगे, आप ये सोच के जाएंगे कि नहीं मैं तो कॉम्प्रिहेंसिव यानी पैसेज वगैरह करके पास हो जाऊंगा या 80% से अबव बनाऊंगा, तो वो गलत है, वो पॉसिबल नहीं है। आपको टेक्स्ट बुक क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे और आपका हमारा इंग्लिश तक का किस प्रकार से आप 80% टारगेट कर सकते। देखिए अगर इस आप मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो आपके 18% कहीं नहीं जा रहे, पर आप ये सोच के जाएंगे कि नहीं हम तो हमारे हिसाब से अकॉर्डिंग पढ़ ले, हमारे कोचिंग सेंटर या हमारे स्कूल में जो भी बताया जा रहा है हम तो इन पैराग्राफ के भरोसे चल जाए और हम 80% गैदर कर लें, तो पॉसिबल नहीं है। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है। फिर अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक हम चल सकते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है। अब हिंदी में आपको कुछ नहीं है, ठीक है। हिंदी में भी आपको बस वही फॉर्मेट यूज करना है। देखिए सबसे पहले आपको देखिए आपके बुक को तो पढ़ना ही है। सिटीज आपके कितने मार्क्स की है? 34। कृतिका आपके 10 मार्क्स की, यानी आप समझ सकते हैं 44 मार्क्स के लगभग आपके यही सिटीज और कृतिका ही होगी। फिर अपत्रित गद्यांश आएंगे 12 नंबर के। व्यवहारिक व्याकरण की बात करते हैं 10 नंबर की होगी। उत्तर आपके 4 नंबर का। विज्ञापन आपके 4 नंबर का। निबंध आपके 6 नंबर का। आपको इसके भरोसे नहीं जाना है। देखिए हाँ, जब हम पत्र की बात करते हैं तो आपको इसका भी जो फॉर्मेट है वो याद रखना पड़ेगा कि आपकी सेवा में किस तरफ लिखा जाएगा, आपके प्रधानाचार्य कहाँ लिखा जाएगा, ठीक है। आपके आप ये किसी औपचारिक पत्र लिख रहे हैं तो आपका एड्रेस कहाँ लिखा जाएगा, इस साइड ही लिखा जाता है। आपको ध्यान रखना लेफ्ट हैंड साइड ही लिखा जाता है। और आपको नीचे जो चीज़ लिखी है आपका नाम वगैरह वो भी इसी साइड लिखी जाएगी, इस साइड नहीं लिखना है, आपको ध्यान रखना। निबंध, ठीक है। विज्ञापन की बात है, विज्ञापन आपको एक बॉक्स बना के ही लिखना है, विज्ञापन गलत मत लिख देना, बॉक्स बनाना अनिवार्य है। देखिए अब यहाँ पर आपको एक और चीज़ देनी है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। फिर हम बात करें व्यवहारिक व्याकरण में, तो आप ये भी कर लेंगे। तो मेन आपको रहता है आपको सिटीज और कृतिका पे भी फोकस करना है। ये भी हमारे टेक्स्ट बुक क्वेश्चन यानी आपकी जो किताब है उसके पीछे क्वेश्चन में से ही आएंगे। फिर दूसरी बात रहती है इनकी भी कुछ आपको कविताएं पढ़नी है, क्योंकि कविताओं में से क्वेश्चन को आप छोड़िए, एक्सप्लेनेशन अगर आपको याद है तो हो जाए। अब मैं एक चीज़ इंग्लिश में जो बोलना भूल गया था, आपको लेखक के नाम याद रखने हैं, राइटर्स के नाम याद रखने हैं, स्पेशली पोइम्स के राइटर्स के नाम आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको इंग्लिश में भी याद रखना है, हिंदी में भी याद, ठीक है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा एसएस की तरफ। एसएस या सोशल साइंस की बात करें, देखिए लगभग इसमें सारे चैप्टर्स, तो इसमें अपन चैप्टर्स को उसको क्या महत्व देना है इसमें पॉसिबल नहीं है। तो इसमें आपका जो माइंडसेट है वो ये रहना चाहिए, मुझे पढ़ना है सब कुछ, मुझे एक बेसिक आइडिया। अब देखिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी या फिर राजनीति विज्ञान बोलते हैं और या अर्थशास्त्र, इन सबको पढ़ने का अपना तरीका होता है, अपना वे होता है। तो आपको सबसे पहले तो ध्यान रखना है, आपको सबसे पहले इकोनॉमिक्स क्लियर करना है, ठीक है। या फिर अर्थशास्त्र बोल सकते हैं, क्यों? क्योंकि 5 नंबर का, 5 नंबर का और 5 आपके ये 3 चैप्टर ऐसे हैं जो 5 नंबर के, यानी कि आपके 15 नंबर यही बना रहे हैं, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूँ आपके राजनीतिक दल, आपको ये टॉपिक भी पहले क्लियर करना है, तो ये भी आपके 5 नंबर का टॉपिक बन गया। उसके बाद आपको जाना है 4 नंबर के टॉपिक को सारा, जो पहले 5 नंबर वाले क्लियर करो, फिर उसके बाद 4 नंबर वाले चैप्टर्स के पीछे के क्वेश्चन। देखिए और कहीं नहीं जाना, आप अगर एक नंबर के क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आपको बीच में जो ज़्यादा डार्क वर्ड्स में लिखे हुए उन वर्ड्स को पढ़ना है। प्लस आपको क्या करना है कि पीछे आपको एक ग्लोसरी दे रखी होगी, उनको पढ़ना है, ठीक है। तो ग्लोसरी में आपको ये इसे 1 वर्ड के आंसर मिल जाते हैं कि आप बोलते हैं सर कहाँ से आते, देखिए आते सब कुछ आपकी बुक से ही है, ठीक है। तो आपको मेन फोकस आपका ये रहेगा, ठीक है। तो फिर 4 के बाद आपका 3 पे आना है, फिर 3 के बाद लास्ट में आपको 2 वाले क्वेश्चंस करने हैं, यानी 2 जो 2 नंबर के यहाँ पे वो चैप्टर्स करने हैं। अब आगे हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट साइंस, ठीक है। साइंस के आपको यहाँ पर अंक दे रखे हैं, पर हम थोड़ा सा टॉपिक वाइज चलेंगे। साइंस में आपके केमिकल रिएक्शन इक्वेशन में आपको मेन फोकस करना है, आपको केमिकल इक्वेशंस पे, उनको बैलेंस करने पे, किस प्रकार से केमिकल रिएक्शन लिखी जा रही है, या फिर टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन लाइक डबल डिस्प्लेसमेंट आपको आनी चाहिए, ठीक है। दोहरा विस्थापन, आप हिंदी में दोहरा विस्थापन बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट विस्थापन, ठीक है। संयोजक प्रतिक्रिया, ये सब आपको आनी चाहिए। कोरोजन भी आपको पता होना चाहिए, संसारण क्या होता है आपको आना चाहिए, ठीक है। और उसके अलावा कुछ चीज़ दे रखी है तो एक बार आप उसको इग्नोर कर सकते हैं, पर इन टॉपिक को आप इग्नोर नहीं कर सकते।
एसिड बेस एंड सॉल्ट वाले चैप्टर में आपको मेन फोकस करना है इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर और पीएच वैल्यू पे, कौन सी पीएच वैल्यू पे क्या चीज़ होती है और साल्ट क्या होते हैं, सॉल्ट कैसे बनते हैं। तो इनकी कुछ रिएक्शन आपको याद रखनी पड़ेगी, किस प्रकार का आपका NaOH NaCl रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ, किस प्रकार के आपके होते हैं, देखिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक। फिर मेटल एंड नॉन मेटल की बात करें तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टी। केमिकल और फिजिकल, यहाँ पर सिर्फ केमिकल लिखा है, आपको फिजिकल यानी भौतिक गुण भी आपको याद करने हैं मेटल के। किस प्रकार से मेटल और नॉन मेटल आप रिएक्ट करते हैं, किस प्रकार से आप एक्सट्रैक्शन करते हैं, धातुओं का निष्कर्षण करते हैं और कोरोजन क्या होता है, ये आपको फर्स्ट टॉपिक में भी बताया। कार्बन एंड कंपाउंड आपके अपने आप में ही एक बड़ा चैप्टर है। देखिए अगर आप साइंस लेने वाले हैं तो आपके लिए कार्बन एंड कंपाउंड वाला चैप्टर या कार्बन और उसके यौगिक वाला चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो रिएक्शन दे रखी है प्लस आपको जो IUPAC नेम है, ठीक है, IUPAC नेम आपको आने चाहिए। IUPAC नेम मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको आने चाहिए। और देखिए अगर आपको लगता है कि नहीं हम नहीं कुछ नया नहीं कर पाएंगे तो बस टेक्स्ट बुक क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत है आपका जो ब्लू कलर में क्वेश्चंस लिख रखे हैं बुक के अंदर और पीछे एक्सरसाइज दे रही है, बस वो देख लीजिए, उसके अलावा आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये साइंस में इस प्रकार रहेगा और मैंने आपको यहाँ पर लिख रखे कुछ टॉपिक, पर हाँ कुछ टॉपिक आपके नहीं दे रखे, जैसे कि अब बुक में से लास्ट ईयर आपके कुछ सिलेबस चेंज हुआ था 2023 में, तो उस अकॉर्डिंग आपको कुछ चीज़ें चेंज होती है, ये चीज़ें यहाँ पर नहीं है आपके, ठीक है। अब कौन से और टॉपिक नहीं है आपके यहाँ पर, अगर मैं बात करूँ जैसे हेरिटेज एंड इवोल्यूशन में बात करूँ तो इवोल्यूशन या विकास वाला टॉपिक आपके नहीं है, तो आप यानी कि मेंडल के नियम के बाद, ठीक है, ये सारे टॉपिक आप भूल सकते हैं, इनको पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। तो बाकी सारे आपको पढ़ने हैं, ठीक है, बाकी सारे आपको पढ़ने हैं। स्पेशली आपको ह्यूमन आई वाला चैप्टर नहीं छोड़ना क्योंकि इसमें आपको डायग्राम बहुत है। लाइट वाला चैप्टर भी नहीं छोड़ना, आपको इसमें डायग्राम बहुत है, ठीक है, उन डायग्राम से आप अच्छे से नंबर ला सकते हैं। फिर इलेक्ट्रिसिटी में बात करते हैं, देखिए ओम्स लॉ मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, किस प्रकार से आपकी हीटिंग इफेक्ट आपके जनरेट होता है, इलेक्ट्रिक पावर कैसे जनरेट होती है, आपको सर्किट कैसे बनता है, देखिए सर्किट बनाना मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर मैग्नेटिक फील्ड में बात करते हैं तो आपको राइट हैंड थंब रूल, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, इलेक्ट्रिक मोटर कैसे वर्क करते हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है जनरेटर में, आपके लिए ये इंपॉर्टेंट रहेगा। और अगर मैं मैथ्स की बात करूँ तो मैथ्स को आपको फॉलो करना है सेम नियम जो आपको एसएस में किया था, ठीक है। सबसे पहले चैप्टर वो करना है जो ज़्यादा नंबर का हो, यानी कि आपका सांख्यिकी या स्टैटिक्स की बात करें 13 मार्क्स का है तो सबसे पहले इसको कंप्लीट करो आप। फिर उसके बाद 13 के बाद आपको सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ढूंढना है 8 नंबर का, ठीक है। अब देखिए 8 नंबर का ये 8+5 करो, 8+5 आपका कितना होगा 13 मार्क्स, तो ये दोनों मान सकते हैं आप 13 मार्क्स। इस दोनों चैप्टर को आपको उसके बाद यानी सांख्यिकी के बाद या स्टैटिक्स के बाद आपको ट्रिग्नोमेट्री दोनों चैप्टर करने हैं। पर अगर 8 ट्रिग्नोमेट्री के बाद अगर आपको कोई चैप्टर करने हैं, आपको करने हैं एक तो बहुपद, ठीक है, भले आपको दिख रहा होगा 4 मार्क्स का, पर इसको आप मिक्स कर लीजिए 2 चर वाले रेखीय समीकरण के साथ। पॉलिनोमियल्स को आप लीनियर इक्वेशन के साथ मिक्स कर लीजिए, 4+4 8। फिर द्विघात समीकरण को भी इसके साथ मिक्स कर लीजिए, 4+8+12, ये आपके हो गए। पहले इन आपको यानी सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले 13 को करना है यानी सांख्यिकी स्टैटिक्स को, उसके बाद आपको आना है ट्रिग्नोमेट्री पे। इसमें ट्रिग्नोमेट्री में भी आपके जो एक आपके ट्रिग्नोमेट्री का परिचय तो आपको आता ही होगा, ट्रिग्नोमेट्री अनुप्रयोग में आपको लास्ट एक 5th चैप्टर है, उसमें 5th क्वेश्चन है, उसमें आपको ध्यान देना लास्ट एक्सरसाइज में, ठीक है। यहाँ तक आपकी चीज़ क्लियर हुई है, ठीक है। तो ये आपके मैथ्स की बात रही, और इसमें फिर जैसे जैसे नंबर कम होते जा रहे हैं आपको आगे बढ़ जाना, जो भी बच्चे हुए आपको लास्ट में करना है, ठीक है। यहाँ तक आपको किस प्रकार से आप, अब ये चीज़ हुई है आपको हर सब्जेक्ट, मैंने एक क्लियरिटी दी है आपको हर सब्जेक्ट में क्या पढ़ना और कैसे पढ़ना, इसके थ्रू आपको पता चलेगा कि आपको क्या आपकी मेंटलिटी रखनी है और आपको सबसे पहले कौन सा चैप्टर क्लियर करना है। तो आज के लिए आपका 80% तक का टारगेट इस प्रकार से आप अचीव कर सकते हैं। अगर आप इस रणनीति को फॉलो करेंगे तो आराम से आप 80% का टारगेट अचीव कर पाएंगे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आप सबको बेस्ट ऑफ लक आप सबके एग्जाम के लिए। धन्यवाद।